दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं प्रवास या प्रवसन के बारे में। देखिए प्रवास क्या होता है? एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास या प्रवसन कहलाता है। यानी कि जब कोई मानव समुदाय है, जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहता है या बस जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, अब प्रवास के भेद के बारे में बात करते हैं। प्रवास के भेद। प्रस्थान एवं आगमन के आधार पर प्रवास को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रवास के 2 भेद हैं। कौन-कौन से? पहला है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। देखिए उत्प्रवास उत का इसमें अर्थ लेंगे कि उठना और अप्रवास आना। तो देखिए उत्प्रवास का क्या होगा? स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, उत्प्रवास कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, उठता है, एक स्थान से उठा दूसरे स्थान पर गया। ये एक याद कर सकते हैं। अप्रवास, आ से आगमन। तो किस प्रकार लिखेंगे अप्रवास को? आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, आगमन होता है जिनका अप्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं मानव प्रवास के पक्ष, यानी कि मानव जो प्रवास है उनका किन पक्षों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो मानव प्रवास के पक्ष, मानव प्रवास का अध्ययन निम्नलिखित पक्षों में किया जाता है। मानव प्रवास के पक्ष निम्न हैं। कौन-कौन से हैं? देखिए पहला है देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष और चौथा है संख्या पक्ष। विभिन्न पक्ष बताए हैं जिनमें से ये 4 पक्ष है, इनका अध्ययन हम मानव प्रवास के इन पक्षों के द्वारा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं देश पक्ष की। देश पक्ष में विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ प्रवास करती है, यानी कि किस क्षेत्र या देश से कहाँ पर प्रवास करेगी। इस पक्ष का अध्ययन देश पक्ष में किया जाता है। काल पक्ष में क्या किया जाता है? काल पक्ष में अध्ययन किया जाता है कि ये प्रवास दैनिक है या निश्चित अंतराल में है या दीर्घकालिक है। तो काल पक्ष में लिख सकते हैं, काल पक्ष में विचार किया जाता है कि प्रवास दैनिक है या सामयिक है अथवा दीर्घकालिक प्रवास है। इस चीज़ का अध्ययन या विचार किया जाता है काल पक्ष में। फिर कारण पक्ष में क्या किया जाता है कि प्रवास किन कारणों से हो रहा है, इस पर विचार किया जाता है। तो कारण पक्ष में लिख सकते हैं, इस पक्ष में प्रवास के कारणों का अध्ययन किया जाता है कि प्रवास भौतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक किन कारणों से हो रहा है। इनका अध्ययन जो किया जाता है वो कारण पक्ष में किया जाता है। फिर है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में क्या किया जाता है कि जो उत्प्रवास या अप्रवास हो रहा है उसमें कितने लोगों का हो रहा है, यानी कि प्रवासी, उत्प्रवास और अप्रवासी लोगों की संख्या का अध्ययन किया जाता है या संख्या पर विचार किया जाता है। तो संख्या पक्ष में लिख सकते हैं, इस पक्ष के द्वारा किसी प्रदेश या क्षेत्र में उत्प्रवासी एवं अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, इस पर विचार किया जाता है अथवा इसका अध्ययन संख्या पक्ष में किया जाता है। ये तो हुए जो मानव प्रवास के विभिन्न पक्ष। अब बात करते हैं प्रवास के प्रकार। देखिए क्षेत्र के आधार पर प्रवास को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर प्रवास का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो प्रवास को क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं पहले की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी कि एक महाद्वीप है या एक देश है, उससे दूसरे देश में होने वाले प्रवास को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। उदाहरण जैसे भारत के लोगों का अमेरिका में प्रवास, यानी कि भारत देश से, एक देश से दूसरे देश अमेरिका में क्या हुआ? प्रवास हुआ। तो ये किस प्रकार का? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। इस प्रकार का प्रवास क्या होता है? ये आंतरिक, यानी कि किसी एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होता है। आंतरिक यानी कि देश के अंदर अंदर ही होता है। अंतर्देशीय, तो इसको अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास को लिख सकते हैं, एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहते हैं। उदाहरण जैसे राजस्थान के लोगों का कर्नाटक राज्य में प्रवास,
यानी कि ये क्या हो रहा है, भारत देश के 2 राज्य हैं, एक राजस्थान और एक कर्नाटक, तो उनके क्या है, एक ही देश में विभिन्न राज्यों या प्रदेशों में हो रहा है, तो ये क्या है, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास होगा। अब बात करते हैं प्रवास के परिणाम या प्रभाव, यानी कि प्रवास होता है तो जहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ क्या होता है, जहाँ से आते हैं, वहाँ क्या होता है, तो उसके क्या परिणाम, क्या प्रभाव होते हैं। तो प्रवास के परिणाम या प्रभाव देखिए, जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जहाँ पर जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासित जनसंख्या प्रभावित होती है। अतः प्रवास के कारण निम्न प्रभाव अथवा परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो प्रमुख जो परिणाम व प्रभाव है 5 है। पहला है जनसंख्या संतुलन बिगड़ना, दूसरा है संस्कृति का प्रसार, तीसरा वेशभूषा एवं भाषा का प्रभाव या वेशभूषा एवं भाषा पर प्रभाव, चौथा है बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या और पांचवा है आर्थिक स्तर में वृद्धि या कमी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहले फर्स्ट पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ना, यानी कि जहाँ से लोग जाएंगे वहाँ क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, और जहाँ पर जाएंगे वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जनसंख्या में क्या हो जाएगा, असंतुलन होता है, असंतुलित हो जाती है। तो किस प्रकार लिखेंगे, जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम तथा जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की अधिक हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है संस्कृति का प्रसार। देखिए, प्रवासी जहाँ भी जाते हैं, यानी कि जहाँ उत्प्रवास होता है या अप्रवास होता है, तो वो अपने साथ क्या है, अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि भी लेके जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो वहाँ जाएंगे या कहीं से किसी स्थान पर आएंगे, तो उनके साथ उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज भी वहाँ आएंगे और वहाँ पर उसका प्रादुर्भाव होगा। तो इसका मतलब उनकी संस्कृति का भी क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा। तो संस्कृति का प्रसार में लिख सकते हैं, प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं एवं रीति रिवाज, भाषा आदि को लेकर जाते हैं। इस प्रकार प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। ये एक पॉजिटिव प्रभाव है इसका। फिर बात करते हैं वेशभूषा एवं भाषा पर प्रभाव। देखिए, वेशभूषा एवं भाषा पर क्या प्रभाव होता है, जो प्रवासी होते हैं, यानी कि उत्प्रवास होते हैं या अप्रवास होते हैं, जहाँ जाते हैं या जहाँ से आते हैं, तो उनके साथ उनकी पर्टिकुलर वेशभूषा होती है, उनकी पर्टिकुलर भाषा होती है। तो वो जिस क्षेत्र से में जाते हैं वहाँ पर क्या है, उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उनकी भाषा, वेशभूषा का प्रभाव उस क्षेत्र पर आने लगता है। देखिए, तो इसमें किस प्रकार लिख सकते हैं, वेशभूषा एवं भाषा पर प्रभाव, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि का प्रभाव उस क्षेत्र विशेष पर भी पड़ता है, जिससे क्षेत्र विशेष की संस्कृति परिवर्तित होने लगती है या परिवर्तित होती है। देखिए, इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण जैसे अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संस्कृति परिवर्तित हुई। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की संस्कृति की झलक अब भी हमारे यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे हम कानून की बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य वेशभूषा की बात करें, सब में क्या है, दिखाई देती है। इस प्रकार परिवर्तित हो सकती है। फिर बात करते हैं बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या। जहाँ से लोग प्रवास करते हैं वहाँ क्या होता है, संख्या कम हो जाती है, और जहाँ पर जाते हैं वहाँ संख्या बढ़ जाती है। तो जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ क्या है, बेरोजगारी और निर्धनता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जहाँ से गए वहाँ इसमें कमी आ सकती है या सामान्य हो सकती है। तो इसमें लिख सकते हैं बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या जो प्रवास का परिणाम है या कारण है। तो इसमें लिखेंगे, जहाँ से लोग प्रवास करते हैं वहाँ पर बेरोजगारी एवं निर्धनता में कमी होती है तथा जहाँ पर ये प्रवासित होते हैं वहाँ पर ये समस्या गंभीर हो जाती है या गंभीर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक स्तर में वृद्धि। देखिए, जो प्रवासी लोग हैं, जहाँ ये प्रवास करते हैं वहाँ क्या है, इनके साथ जो इनकी कार्यकुशलता और तकनीकी ज्ञान होता है, उससे क्या होता है, वहाँ पर उनकी आर्थिक स्तर है वो वृद्धि का कारण बनता है, और आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है तो राष्ट्र
या देश के आर्थिक स्तर में भी सुधार होता है। तो देखिए, आर्थिक स्तर में वृद्धि में लिख सकते हैं, प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता एवं तकनीकी ज्ञान आदि के कारण जहाँ ये प्रवासित होते हैं, उस देश या क्षेत्र के आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है। उदाहरण जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने। यानी कि यूरोपियन लोग जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आए, प्रवासित हुए, तो उनकी जो तकनीकी ज्ञान थी, कार्यकुशलता थी, उसके कारण इन देशों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई और ये क्या है, विकसित राष्ट्र बने। इस प्रकार हम प्रवास की परिभाषा, प्रवास के प्रकार, मानव प्रवास के पक्ष, कौन-कौन से पक्षों के से अध्ययन किया जाता है और जो प्रवास के परिणाम व प्रभाव का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से हम इनको लिख सकते हैं। आज के लिए